1764 की बात है। जगह बक्सर, गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा शहर जो आज बिहार राज्य में है। हवा में तनाव और उम्मीद भरी हुई थी। दो सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। उनकी किस्मत आपस में जुड़ी हुई थी। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक ऐसी ताकत जो व्यापार की छोटी शुरुआत से भारत में एक बड़ी शक्ति बन गई थी। दूसरी तरफ भारतीय शासकों का एक संघ था जो कंपनी के बढ़ते प्रभाव के विरोध में एकजुट थे। बक्सर की लड़ाई सिर्फ सेनाओं का टकराव नहीं थी, यह संस्कृतियों, महत्वाकांक्षाओं और विचारधाराओं का टकराव थी। बक्सर का रास्ता टूटी संधियों और सुलगते आक्रोश से भरा था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरुआत में व्यापार से संतुष्ट थी, धीरे धीरे अपनी सैन्य ताकत दिखाने लगी थी। भारतीय शासकों की फूट और कमजोरियों का फायदा उठा रही थी। एक ऐसे टकराव का मंच तैयार हो गया था जिसके दूरगामी परिणाम होने वाले थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक अजीबोगरीब संस्था थी। दिखने में एक व्यापारिक निगम। 18वीं सदी के मध्य तक इसने अपनी सेना और नौसेना हासिल कर ली थी और इसकी महत्वाकांक्षाएं केवल व्यापार से कहीं आगे तक फैली हुई थी। कंपनी का भारत में उद्देश्य स्पष्ट था, अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित करना और मुनाफा बढ़ाना। हालांकि इस सीधे सादे से दिखने वाले लक्ष्य ने उन्हें भारतीय राजनीति के गंदे पानी में धकेल दिया। कंपनी कपड़ा, मसाले और अन्य कीमती वस्तुओं के आकर्षक व्यापार में बढ़त हासिल करने के लिए मौजूदा प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाना और गठबंधन बनाना चाहती थी। कंपनी की ताकत न केवल उसकी सैन्य शक्ति में थी, बल्कि उसकी चतुर कूटनीति और भारतीय शासकों के बीच फूट का फायदा उठाने की क्षमता में भी थी। वे समझते थे कि एक बंटा हुआ भारत शोषण के लिए तैयार भारत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते खतरे का सामना करते हुए तीन शक्तिशाली भारतीय शासकों, मीर कासिम, बंगाल के अपदस्थ नवाब, शुजा उद दौला, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय, नाम मात्र के मुगल सम्राट, ने एक गठबंधन बनाया। उनका उद्देश्य कंपनी की प्रगति को रोकना और अपने अधिकार को फिर से स्थापित करना था। हालांकि यह गठबंधन एक असहज गठबंधन था जो संदेह और अविश्वास से भरा था। मीर कासिम अपने पदच्युत होने से कटु बदला लेना चाहता था। शुजा उद दौला एक चतुर राजनीतिज्ञ, कंपनी की शक्ति से लेकिन मीर कासिम के अस्थिर स्वभाव से भी सावधान था। शाह आलम द्वितीय एक शानदार वंश लेकिन कम वास्तविक शक्ति वाला शासक, अपने खोए हुए अधिकार को वापस पाने के लिए गठबंधन का उपयोग करने की उम्मीद कर रहा था। भाग 4, बक्सर का संघर्ष, नियंत्रण के लिए एक लड़ाई। बक्सर की लड़ाई एक कड़ा मुकाबला थी जिसमें दोनों पक्ष दृढ़ता से लड़े। हेक्टर मुनरो की कमान में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना एक अनुशासित और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना थी जिसे बेहतर गोलाबारी का समर्थन प्राप्त था। संबद्ध भारतीय सेनाएं संख्या में श्रेष्ठ होने के बावजूद खराब तालमेल और अपनी रैंकों में एकता की कमी के कारण बाधित थीं। लड़ाई घंटों तक चली जिसमें दोनों तरफ भारी हताहत हुए। मुनरो की रणनीतिक प्रतिभा और कंपनी के सिपाहियों की अनुशासित बौछारों ने धीरे धीरे पासा पलटना शुरू कर दिया। एक निर्णायक ब्रिटिश जीत अवश्यंभावी लग रही थी। हालांकि भारतीय सहयोगियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उनका शुरुआती आत्मविश्वास दिन ढलने के साथ ही कम होता गया। भाग 5, बक्सर की विरासत, भारत के भविष्य को आकार देना। बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत के साथ समाप्त हुई। इस जीत के दूरगामी परिणाम हुए जिसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। 1765 में हस्ताक्षरित इलाहाबाद की संधि ने भारत में कंपनी के प्रभुत्व को औपचारिक रूप दिया। कंपनी ने बंगाल के राजस्व पर नियंत्रण हासिल कर लिया, प्रभावी रूप से एक विशाल और धनी क्षेत्र का वित्तीय स्वामी बन गया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एक नाम मात्र का शासक बनकर रह गए। बक्सर की लड़ाई ने भारतीय शासकों के चारों ओर फैली अजयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया और भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यह एक ऐसी जीत थी जिसने आने वाली सदियों तक भारत की नियति को आकार देते हुए एक लंबी परछाई डाली।